बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 18। आज का टॉपिक हमारा 18.7। इससे पहले 18.6 तक हमने कवर कर लिया और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। अच्छा, इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैंने कहा था कि 18.2 और 18.5 बिल्कुल एक जैसे एक्सरसाइज है, यानी कि हमारे सारे स्टेप सेम है। फर्क क्या था कि 18.2 के अंदर कोई से भी दो वेरिएबल आपस में रिलेशन के अंदर थे। 18.5 भी कहते हैं वी हैव जॉइंट वेरिएशन, यानी कि एक वेरिएबल किसी भी दो अलग वेरिएबल से किसी भी क्वांटिटी से वेरी कर रहा था, यानी कि वो या तो डायरेक्टली या इनवर्सली वेरी कर रहा था, तो वहां पे क्या थी, जॉइंट वेरिएशन। लेकिन तरीका हमारा करने का एग्जैक्टली सेम था। अब 18.7 जिस एग्जैक्टली 18.5 जैसी है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ पे बजाय एक्स और वाई यानी कि नॉर्मल वेरिएबल के, यहाँ पे हमारे पास रियल लाइफ वेरिएबल्स है। जैसे करंट है, इसको आई बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, वोल्टेज को कैपिटल बी बोलते हैं, रेजिस्टेंस है या फिर और अगर इंटेंसिटी हो गई, या फिर फोर्स है, टॉर्क है, डिस्टेंस है, डेंसिटी है। तो जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं, तो वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है कि कौन सी क्वांटिटी किससे कैसे वेरी करती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एप्लीकेशन है वेरिएशन की, या फिर हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम है। तो हम स्टार्ट करेंगे 18.7 से। लेट्स स्टार्ट नाउ। We are going to solve exercise 18.7 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, मेथड हमारा एग्जैक्टली सेम है जैसा कि 18.2 में था या 18.5 में था, वैसा ही मेथड 18.7 में है कि कोई से भी दो वेरिएबल या ज्यादा वेरिएबल आपस में वेरी कर रहे हैं डायरेक्टली इनवर्सली। ठीक है, तो वो किस तरीके से वेरी कर रहे हैं पहले मैं लिखूंगा, उसके बाद में के की वैल्यू को पुट कर दूंगा, साइन को हटाने के बाद, कौन साइन को हटाने के बाद। उसके बाद शुरू में मुझे तमाम वेरिएबल की वैल्यू दी भी होगी, तो पुट करने से के की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू को वापस पुट करूंगा तो मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा एक वेरिएबल का दूसरे के फॉर्म के अंदर। फिर मुझे किसी भी अननोन की वैल्यू निकालनी होती है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम सेम मेथड से फॉलो करेंगे, कोई फर्क नहीं। अब सवाल क्या है हमारे पास, अब बजाय एक्स और वाई के, द करंट इन अ वायर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो किसी भी वायर में जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ये हम वोल्टेज को बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल वी में करते हैं, डिनोट करते हैं, और करंट को हम कैपिटल आई में डिनोट करते हैं। तो किसी भी वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के। अच्छा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर, और जब वो करंट है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए यहाँ पर नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अगर डायरेक्टली होता तो ये वी के साथ होता मल्टीप्लाई, लेकिन वो इनवर्सली है। ठीक है, बस यहाँ तक यानी रिलेशन था। अब मुझे करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों की वैल्यू दी हुई है, तीनों की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास के निकल आएगा। उसके बाद मुझे किसी भी अननोन की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास आ गया कि जो करंट है वो किन दो क्वांटिटी से वेरी कर रहा था। जब मैं साइन हटाऊंगा प्रोपोर्शन का तो कोई कांस्टेंट के आ जाएगा, तो आई इक्वल टू के इंटू वी अपॉन आर। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। इनिशियली मुझे तीनों की वैल्यू मालूम होगी तो मैं पुट कर दूंगा। पुट आई इक्वल टू, आई कितना है मेरे पास, 6 एम्पियर। 6 एम्पियर को कैपिटल ए बोलते हैं, आई 6 एम्पियर है। वोल्टेज कितना है मेरे पास, 220 वोल्टेज, तो वोल्टेज को खाली वी भी बोल देते हैं, बोल देते हैं। ठीक है, एंड आर। और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस को हम कैसे नापते हैं, ओम में नापते हैं, तो इसका जो यूनिट है वो क्या है, ओम्स है, ओ एच एम एस ओम्स। तो रेजिस्टेंस कितनी, 8। ठीक है, अच्छा, ओम को हम इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, ये सिंबल भी, या तो पूरा ओम लिख दे, या सिंबल का मतलब भी क्या है कि 8 ओम्स। ठीक है, इसको कहाँ पुट कर देंगे, 1 के अंदर। जब इन तीनों वैल्यू को 1 के अंदर पुट करेंगे तो मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी। आई कितना, 6 एम्पियर इक्वल टू के, वोल्टेज कितना हो गया 220, और डिवाइडेड बाई आर कितना हो गया 8। आर 8 ही है ना, आर 5 है, यहाँ पे लिखा हुआ, अच्छा वो देखिए। तो आर मेरे पास कितना, 5 हो। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, 8 नहीं है। ठीक है, अब 6 into 5 अपॉन 220, दिस विल बी इक्वल टू के। ठीक है, तो 5 1 the 5, 5 4 the 20, 2 carry, 5 4 the 20, 2 3 the 6, और 2 22 the 44, तो 3/22 के की वैल्यू आ गई, के इक्वल टू 3/22। अब के की वैल्यू को वापस पुट करेंगे 1 के अंदर, तो हमारे पास ये करंट जो है ना एज अ फंक्शन ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस जो है ना वो उसकी मतलब वो आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। तो पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1।
जैसे हम 18.2 और 18.5 में करते आए। तो I इक्वल टू 22 3/22 इंटू V/R। तो इसको मैं इक्वेशन ए का नाम देता हूँ। अब मुझे किसी भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी होगी और बाकी दोनों मालूम होंगे। तो इन तीनों में से कोई सी भी दो वैल्यू पता होगी और थर्ड वैल्यू मालूम करनी होगी। फर्स्ट करेंगे 5 वेरिएबल होंगे, तो कोई से भी 4 पता होंगे और 5 मालूम करना होगा। तो ये क्या पता, करंट मालूम करना हो या फिर रेजिस्टेंस या वोल्टेज। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ फाइंड आई, करंट मालूम करना है, वोल्टेज 180 है और रेजिस्टेंस 8 ओम है। अब आई मालूम करना है तो 3 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 8। अच्छा, इन सवालों में वैसे आमतौर पे आई प्रेफर कि हमारे पास जो आंसर है वो रेशो की फॉर्म में है, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट ना करें। लेकिन इन सवालों में हम पूरा पूरा आंसर निकालेंगे। तो मैं यूज़ करता हूँ कैलकुलेटर। 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 22 अगेन डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.06 एम्पियर। तो हमारे पास करंट कितना आ गया, 3.06 एम्पियर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा तेजी से बढ़ते हैं बिकॉज 18.2 और 5 एग्जैक्टली सेम थे। The intensity of light measured in foot candle varies inversely with the square of the distance from the light source। यानी किसी भी लाइट की इंटेंसिटी जिससे हम कैसे मेजर करते हैं, फुट कैंडल मेजर करते हैं, उसका यूनिट है। ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स, यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लाइट की इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रिलेशन क्या बन जाएगा, इंटेंसिटी को हम आई ही बोल देते हैं। ठीक है, अब वो सवाल तो अलग है ना। तो इंटेंसिटी जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, डिस्टेंस को स्मॉल डी बोल देते हैं, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सपोज द इंटेंसिटी ऑफ द हाई बल्ब इज 0.08 फुट एंड डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। अब मुझे आई और डी दोनों की वैल्यू गिवन है, तो उससे मैं के निकाल लूंगा। उसके बाद अननोन वैल्यू इंटेंसिटी मालूम करनी है जब डिस्टेंस 8 मीटर हो। ये ज़्यादा आसान सवाल था। ठीक है, तो यहाँ पे जो जॉइंट वेरिएशन है, यहाँ पे सिंबल वेरिएशन है, तो वो इन्वर्सली वो अलग बात है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नहीं, सॉरी, आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो आई, अब जब साइन को हटाएंगे तो आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू 1/d²। तो ये k/d² बन जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे क्वेश्चन 1 का। इनिशियली मुझे दोनों की वैल्यू मालूम होगी। ठीक है, तो पुट आई इक्वल टू इंटेंसिटी कितनी है हमारे पास, 0.008 फुट कैंडल, 0.008 एफ टी से फुट हो गया, फुट डॉट सी डी, फुट कैंडल। सही है, कॉमा डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 3 मीटर। एंड कर देते हैं, एंड डिस्टेंस इक्वल टू 3 मीटर इन 1। तो हमारे पास इंटेंसिटी कितनी हो गई, 0.008 इक्वल टू k/3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो तो 9 विल बी मल्टीप्लाई बाय 0.008। तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेट्स सॉल्व। 0.008 मल्टीप्लाई बाय 9, ये 0.072 आ गई। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 0.072। अब इसको वापस पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो I इज इक्वल टू 0.072/d²। ये हमारे पास आ गया रिलेशन इंटेंसिटी और डिस्टेंस का। इसको मैंने कैपिटल ए, इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब मुझे क्या किससे मालूम करना है, अब मुझे मालूम करना है इंटेंसिटी और डिस्टेंस 8 मीटर गिवन है, यानी कि इंटेंसिटी अननोन है और डिस्टेंस 8 मीटर। तो I इक्वल टू 0.072/8 का स्क्वायर इक्वल टू 0.072/8 का स्क्वायर 64 होता है। तो मेरे पास I की वैल्यू आ जाएगी 0.07272 डिवाइडेड बाय 64। ये 0.001125। क्या इसको हम
1.12 10 की पावर -3 भी कह सकते हैं। 1.12 10 की पावर -3। इन सवालों में आंसर के साथ यूनिट भी लिखना है। जैसे लिख दिए पूरा पूरा फुट कैंडल, ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में FT फुट कैंडल को CD करते हैं। तो ये मेरे पास इंटेंसिटी की वैल्यू है। लेट्स सी हमारे पास आंसर क्या है। अच्छा, 0.0125, एक दो माइनस का एक फर्क है। मेरा हमारा आंसर 0.00 आया था, यहाँ पे सिंगल जीरो है। एक दफा क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, सही। 0.08 और 3, इससे तो मैंने के निकाला 0.08। अच्छा, ये मैंने 0.00 ले लिया है, ठीक है। तो अगर मैं सिंगल जीरो लूंगा तो मेरी वैल्यू की मुख्तलिफ आ जाएगी। तो मे बी की आंसर कितना आ जाए। 9 इंटू सिंगल जीरो, मैंने 2 जीरो ले लिए ना। 9 मल्टीप्लाई बाय 0.08, ये 0.72 आ जाएगा। वो तो 0.72 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 0.72, ठीक है। अच्छा, 0.72/64, तो मेरे पास आ जाएगा 1.12 10 की पावर -1, ठीक है। या फिर इसको 0.0112 भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। ठीक है, लेट्स टेक अ न्यू फाइल और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। The strength of a rectangular beam can vary directly as the breadth B and the square of the depth D. अब स्ट्रेंथ को हमने कैपिटल एस से डिनोट करने के, हमारा जो वेरिएबल था वो कैपिटल एस था, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्रेड बी के और डेप्थ डी के। यानी कि मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट था, उसकी मतलब कोई भी डेप्थ है कोई भी ब्रेथ है, ठीक है, तो वो उन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ब्रेड के सिंपल और डेप्थ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एस इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे जो स्ट्रेंथ है वो ब्रेथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डेप्थ के स्क्वायर के इनवर्सली, सॉरी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा बस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एस इक्वल टू के बी इंटू डी का स्क्वायर, इसको हम 1 का नाम दे देंगे। और इन तीनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो के निकल आएगा। अच्छा, एस कितना है। अच्छा, स्ट्रेंथ जो है ना वो हम आमतौर पर मेजर करते हैं किसमें, पाउंड में मेजर करते हैं, ठीक है। और बाकी दोनों सेंटीमीटर में। अच्छा, बीम है 9 सेंटीमीटर वाइड, तो ये क्या है, ब्रेथ आ गई, डेप्थ 12 सेंटीमीटर आ गई, और जो स्ट्रेंथ है वो कितनी आ गई, 1200 पाउंड आ गई। एस कितना आ गया, 1200 पाउंड। अच्छा, पाउंड को LB भी लिखते हैं इसी शॉर्ट फॉर्म, चाहे तो पूरा पाउंड लिख दें। तो एस इक्वल टू 1200 कॉमा, ब्रेथ कितनी है, कितना वाइड कितना चौड़ा है वो उसकी ब्रेथ है, ठीक है, 9 सेंटीमीटर। और डेप्थ कितनी है, डेप्थ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको पुट कर देते हैं। तो 1200 इक्वल टू के, बी कितना हो गया 9, और ये हो गया 12 का स्क्वायर। तो 1200 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 12 का स्क्वायर 144 होता है, इट इज इक्वल टू के, ठीक है। अच्छा, डेसिमल में ही आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। 1200 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 144, ये 0.926 आ गया। 9259 राउंड अप करके 0.926 बन जाएगा। तो मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ गई, 0.926। इसको पुट कर देंगे वापस 1 के अंदर, पुट अब वैल्यू इन 1। तो एस कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा 0.926 बी डी का स्क्वायर। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन ए।
अब मुझे अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। आगे बढ़ते हैं सवाल को। What weight a beam of 12 centimeter wide and 9 centimeter deep will support? तो अब मुझे S की वैल्यू निकालनी है। मुझे वाइड यानी कि डेप्थ, वो ब्रेथ और डेप्थ ये दोनों दी हुई है, ठीक है। तो B हमारे पास 12 है और D हमारे पास 9 है। तो B इक्वल टू 9 एंड D इक्वल टू 12 इन अबव। इसको पुट करेंगे तो मेरे पास S की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो स्टैंड असल में वो वेट है, ठीक है। वो वेट को बोल रहे हैं और वेट को उन्होंने किसमें लिखा हुआ, पॉन्ड में लिखा हुआ है। एनीवेज जो हमें यूनिट्स गिवन है उसे इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास S कितना आ जाएगा, 0.926 बी इंटू डी का स्क्वायर। बी कितना हो गया, 9 हो गया, डी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। एक दफा चेक भी कर लेते, क्रॉस चेक, ठीक है। 9 सेंटीमीटर डीप, 12 सेंटीमीटर वाइड, बी 12 है और वो 9 है, ठीक है। तो 12 इंटू 9 का स्क्वायर, लेट्स सॉल्व। तो जो भी स्ट्रेंथ की वैल्यू थी मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 81, आंसर आ रहा 900, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा, 900 पाउंड। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर आ गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आंसर को भी चेक कर लेते हैं। आंसर कितना है हमारे पास, 900 पाउंड है। हमारे पास तो 300 आ रहा है। अब एक दफा सवाल को चेक करना पड़ेगा। 9, 12 और 1200, 1200 है, ब्रेथ 9 है और डेप्थ 12 है। 1200 है, बी डी का स्क्वायर, डेप्थ 12 है, ब्रेथ 9 है। तो 1200 अपॉन 9, 12 का 12 पे तो इसका 144 होता है, ठीक है। तो हमारे पास के की वैल्यू ठीक आई है कि नहीं आई है, आई 1200 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 144, 0.9259926 से लिखे तो ठीक आ गया। अच्छा, वेट स्ट्रेंथ मालूम करनी है। अब ब्रेथ 12 है और 9 सेंटीमीटर डीप है। ब्रेथ 12 है और 9 सेंटीमीटर डीप है। ब्रेथ 12 है और 9 सेंटीमीटर डीप। स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए, 0.926 मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 900 ही आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, आंसर 900 ही तो है, सही तो है, ठीक है। लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा लेक्चर ले लिए हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 अब हम सॉल्व करते हैं। लेबर कॉस्ट सी। अब कॉस्ट को उन्होंने क्या बोला हुआ, कैपिटल सी बोला हुआ। वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज डी। यानी कि जो लेबर के जो कॉस्ट है, वो एक्सपेंस या खर्चा जो है ना, वो इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ वर्कर के और नंबर ऑफ डेज के। तो नंबर ऑफ वर्कर को स्मॉल एन बोला हुआ है और नंबर ऑफ डेज स्मॉल डी बोला हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे तमाम वेरिएबल की वैल्यू दी भी होगी, तो उससे मैंने ये निकालना है। तो सबसे पहले सी जो है ना, वो प्रोपोर्शनल है एन के और डी के। क्वेश्चन में क्या है कि जो सी है हमारे पास, ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू एन एंड डी। तो सी इक्वल टू के इंटू एन एंड डी। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट सी इक्वल टू, अच्छा अब क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ठीक है। कॉस्ट अगर 100 वर्कर्स की 15 डेज के लिए 9000 है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे रुपीस वगैरह गिवन नहीं है, तो हम 9000 ले लेंगे। तो कॉस्ट 9000 है, 100 वर्कर हैं, 15 दिन। पुट सी इक्वल टू 9000, कॉमा वर्कर कितने हैं,
100 एंड डेज कितने हैं 15। कहाँ पुट कर देंगे अब इसको 1 का नाम दे देंगे इन 1। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 9000 इक्वल टू के एन की जगह 100 और 15। तो 9000 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 15 यहाँ पर बन जाएगा के। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाए। ठीक है 15 वन 15 15 6 90 पूरा 90। तो के की वैल्यू 6 आ गई। अब इस वैल्यू को 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया सी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एन इंटू डी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब देखते हैं हमारे पास अननोन वेरिएबल क्या है। सही है। फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 300 वर्कर फॉर 20 डेज। यानी कि मुझे सी मालूम करना है एन 300 है और डी 20 है। तो पुट n इक्वल टू 300 एंड d इक्वल टू 20 इन अबव। तो मेरे पास सी कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 20। तो सी कितना आ जाएगा 60 से 36 36 और 3 जीरो 2 3 6 36 और 3 जीरो 36,000 आ जाएगा। सी आ गया 36,000। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 360,000 है। एक दफ़ा वेरीफाई भी कर देता हूँ। 36,000 ही आएगा। 3 जीरो 2 3 6 36। ठीक है तो मेरे ख्याल में बुक के आंसर में शायद 1 जीरो एक्स्ट्रा है। अच्छा ये 9,000 है ना ये 9,000 ही लिया है। कॉस्ट को कितना लिया हमने 9,115। 9,115 सही बिल्कुल सही दिया। ठीक है आई थिंक ये जो है ना बुक के आंसर में शायद 1 जीरो एक्स्ट्रा है। ठीक है फिर भी फर्स्ट से लगेगा कभी गलती वगैरह है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना दोबारा से एक बार चेक करके आप लोग को अपलोड कर दूंगा बता दूंगा। आई होप कि यही आंसर है 36,000। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। The sale tax on the purchase of a new car varies directly as the price of a car। यानी जो सेल टैक्स जो है ना कि जो किसी भी कार पे अप्लाई हो रहा है वो गाड़ी की कार की कीमत की प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितनी महंगी गाड़ी होगी उतना सेल टैक्स होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है सही है। इफ अ न्यू कार इज परचेज इन रुपीज 200 1 2 3 4 5 20 लाख रुपए की यानी कि नई गाड़ी के 20 लाख की ली है तो उस पर सेल टैक्स कितना है 40,000 है। ठीक है तो हाउ मच सेल टैक्स इज चार्ज द न्यू कार प्राइस 28 लाख। तो अगर 20 लाख की गाड़ी का इतना टैक्स है तो 28 लाख की गाड़ी का कितना टैक्स होगा। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है। ये बहुत ज्यादा मतलब है कि रियल लाइफ में आप लोग को समझ में आता होगा। ठीक है तो सबसे पहले सेल टैक्स जो है ना वो न्यू कार की प्राइस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम एक काम करेंगे एस जो है ना ले लेते हैं सेल टैक्स को और पी ले लेते हैं प्राइस को। सेल टैक्स जो है ना वो कार की प्राइस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एस इक्वल टू के इंटू पी। क्योंकि बुक में कोई वेरिएबल गिवन नहीं है तो अपनी मर्जी का दे देंगे। ठीक है इसको हम दे देंगे 1 का नाम। ठीक है अच्छा एस कितनी थी हमारे पास 20 लाख। ठीक है 2,000,000 ठीक है पुट एस इक्वल टू 2। नहीं ये तो प्राइस थी ना। ठीक है चलिए इसको पी कर देंगे। पुट पी इक्वल टू 20 लाख एंड एस इक्वल टू एस कितना यानी कि जब गाड़ी 20 लाख की है तो उस पर सेल टैक्स कितना है 40,000 एंड एस इक्वल टू 40,000 इन 1। तो वहाँ पर आ जाएगा सेल टैक्स तो हमें गिवन है ना 40,000 इक्वल टू के इंटू 20। ठीक है अब ये 40,000 से क्या डिवाइड हो जाएगा 20 लाख।
ये आगे के बराबर है, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 4/200 या फिर 1/50। तो मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ गई, 1/50। अब इसको पुट कर देंगे 1 के अंदर, पुट अबव वैल्यू इन 1। तो हमारे पास सेल टैक्स कितना आ जाएगा, 1/50 टाइम्स ऑफ द प्राइस ऑफ द कार। ठीक है। अच्छा, अब लिखा हुआ है कि अगर गाड़ी 28 लाख की हो तो सेल टैक्स कितना होगा। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे प्राइस को 28 लाख। ठीक है, 2,800,000, ये ज़्यादा होगा, ऐसे होगा 28 लाख। ठीक है, इन अब इसको हमने ए का नाम दिया हुआ है, फिर इन ए के अंदर पुट करेंगे। अब सेल टैक्स कितना आ जाएगा, 1/50 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2800,000। तो 2,80,000 बन गया ये, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5, 56,000। यानी कि अब इस गाड़ी का सेल टैक्स कितना हो जाएगा, 56,000 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं किसी भी प्राइस, यानी कि हमारे पास एक रेशो होता है कि इतने परसेंट टैक्स है, इतने परसेंट टैक्स है, तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो टैक्स ही बढ़ जाएगा। तो लेट्स सी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है इधर 18.56,000। अच्छा, ये 5600 है, तो मेरे ख्याल में शायद कोई ज़ीरो का इशू हो सकता है। नहीं, अब ये 40,000 है ना। ठीक है, ये 40,000 है, तो हमारा सेल टैक्स बढ़ेगा, 56,000 नहीं होगा। ये 1 2 3 4 6 7। ठीक है, तो बुक में अगेन इस क्वेश्चन में क्लियरली एक जीरो का इशू, यानी कि यहाँ पे आंसर 56,000 ही आएगा। ठीक है, 20 लाख की गाड़ी है तो 40,000, 40,000 रुपये सेल टैक्स है। गाड़ी की वैल्यू बढ़ेगी, 28 लाख बढ़े तो सेल टैक्स बढ़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 56,000 हो जाएगा। 5600 पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 18 पूरा कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 20। असल में 17 था वो आसान चैप्टर था, तो वो भी हम कवर करेंगे, लेकिन जब मौका मिलेगा, वक्त मिलेगा। 19 भी आसान चैप्टर है, 20 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मेरी कोशिश ये कि पहले आप लोग को जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से कोर्स ज़्यादा आता है, पहले वो कवर करवा दो, बिकॉज मुझे इतना वक्त नहीं मिलता है कि मैं इजीली लेक्चर को अपलोड कर सकूँ, बहुत कम टाइम मिलता है। तो पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कवर हो जाएंगे, उसके बाद जितना कुछ भी बचा होता है हमने सब कुछ कवर करना है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले हमने उन टॉपिक को कवर करना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।